Welcome again to our channel Science Quick Bites. Today we will learn about chemical properties of metals and non-metals. So let's get started. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स कैसे चार्ज, मेटल्स जो होते हैं वो कैटायंस होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एनायंस होते हैं। उनके बाद हमने उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर देखा था कि मेटल की फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज हम इस क्लास में मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक बात आपको समझना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस क्या है। कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं, कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चे होंगे जिनको आप पता भी होगा, लेकिन देखो समझने की बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको जो अपीयरेंस जो आपको खुली हुई आंखों से दिख जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो मैटर्स के केमिकल नेचर के आधार पर डिपेंड होते हैं। मीन्स वो कौन से ऐसे कंपाउंड से बने होते हैं उन पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे कि अब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो मैंने जैसा बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम नॉर्मली रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम फिजिकल स्टेट देखते हैं। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब किसी भी सब्सटेंस का स्टेट क्या है, किसी भी सब्सटेंस का एक तरह से समझो तो वो अपीयरेंस क्या है, वो कैसा दिखता है, उनका कलर क्या है, ठीक है, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते। ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल होते हैं, जिनको आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये एल्कलीज बनाते हैं। एल्कलीज कहने का मतलब कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। आपने 7th क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रिपरेशन ऑफ एसिड कैसा होता है, प्रिपरेशन ऑफ बेस कैसे बनते हैं। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में गांठ बांध लो कि जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जब वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जब उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं मेटल ऑक्साइड को, तो वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो बेस बनाते हैं। और इसीलिए उनका जो पीएच होता है, आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पीएच टेबल भी पढ़ा होगा, तो उनका जो पीएच होता है वो 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। उनका जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। आपने पीएच पढ़ा होगा तो 0 से लेके 7 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एसिड होते हैं, और 7 से लेके आपके जो 14 तक होते हैं, एक्स्ट्रा आगे जो जाते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। इसीलिए इनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखो, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। आप 10th क्लास में सीखोगे रिएक्शन को बैलेंस करना, कि बैलेंस करने का मतलब क्या है। देखो एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, इकलौता मैग्नीशियम है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था। जब ये रिएक्शन किया, इनका रिएक्शन हुआ, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब अगर ध्यान से आप देखो तो ऑक्सीजन तो इकलौता है यहाँ, इसका मतलब होता है 1। ये मैग्नीशियम भी एक है एलिमेंट और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। तो एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया? ऑक्सीजन गायब तो नहीं हो गया होगा। एक थ्योरी होती है कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ना तो आप कोई मैटर, एक्स्ट्रा मैटर को क्रिएट कर सकते हो, ना ही एक्स्ट्रा मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपको उन्हीं में जो रिएक्टेंट होंगे उन्हीं से प्रोडक्ट बनेंगे। तो इनको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का सिंपल तरीका क्या है, ऑक्सीजन अगर यहाँ पे 2 है तो हमें क्या करना है, आगे हम क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूल के नंबर को हम बढ़ा देंगे। तो ये 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ऑक्सीजन 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला है, तो हम क्या करेंगे, इधर मैग्नीशियम के आगे हम 2 लगा देंगे। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया। 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। अब तुम कहोगे कि सर आपने यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा? तो हम कभी भी बैलेंस करते वक्त यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा उसको चेंज कर देगा।
आप मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ा सकते हो, मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को कभी चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया गया तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और आपको पता ही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस होता है। इसी तरह के और भी एग्जांपल्स जो है आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सोडियम का ऑक्साइड बनाओ तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और सोडियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ मिलाते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH। ठीक है, एक एग्जांपल आपके बुक में दिया ही होगा, उसमें आपके क्या दिखाया होगा कि यही रिएक्शन में नॉर्मली जब हम ये रिएक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, केमिस्ट्री लैब में दिखाते हैं, तो मैग्नीशियम का एक रिबन जैसा आता है। नॉर्मली उनके रिबन आती हैं केमिस्ट्री लैब में, खरीदते हैं जब, तो वो रिबन को जब आप जलाते हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या करता है, जलने लगता है। और जब वो जलता है तो वो क्या करता है कि वाइट कलर के पाउडर नीचे गिराता जाता है, और वो बहुत ही डेजलिंग लाइट के साथ, वाइट लाइट के साथ, चमकदार लाइट के साथ क्या होता है, जलता हुआ जाता है। आप इसके छोटे छोटे वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें मैग्नीशियम जलता है तो वो बहुत ज़्यादा चमक छोड़ता है। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो रिएक्शन है मैग्नीशियम का जलना, ये आप 10th 12th तक यही रिएक्शन को पढ़ते रहोगे। इसका एक बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जांपल होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो डेजलिंग वाइट लाइट के साथ जलता है। इसके साथ साथ आपको ये याद होना चाहिए कि जो सोडियम और पोटासियम होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे हम आगे, उसमें देखोगे कि जो पोटेशियम है वो सबसे हाईएस्ट पे आता है रिएक्टिविटी में। तो जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए वो अगर उनको ओपन ऐसे एयर में रखो ना, तो आपके ओपन एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, रिएक्शन करने लगता है, वो जलने लगता है। इसीलिए उनको हम नॉर्मली केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में रखने का एक और कारण है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है कि अगर आप सोडियम को जैसे ही बाहर निकालोगे उनमें पॉप साउंड के साथ वो जलने लगेंगे। इसके साथ साथ आयरन और कॉपर जो होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। उनको रिएक्शन करवाने के लिए, ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाने के लिए क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर उनको चाहिए होता है। जब तक हाई टेम्परेचर कंडीशन नहीं मिलेगी उनको, आयरन और कॉपर क्या हो सकते हैं, आपके रिएक्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये क्या करते हैं कि जलने लगते हैं ऑक्सीजन के साथ, बर्न होने लगते हैं। लेकिन आयरन और कॉपर जो हैं वो रिएक्ट तो करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड बनाएंगे, बट विदाउट बर्निंग, उनमें आग नहीं लगेगी। और गोल्ड और जो सिल्वर है वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए आपने देखना कभी भी आपके गोल्ड और सिल्वर में रस्ट नहीं लगता। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल जो है ये क्या करते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये एसिड बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा होगा कि एसिड कैसे बनता है और बेस कैसे बनता है। तो जब सल्फ़र एक तरह का नॉन मेटल है, सल्फ़र में जब हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। अब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ मिलाओ तो ये क्या बनाता है, आपका सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। ये अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिलाया तो ये इसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। और अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड को आप वाटर के साथ मिलाओ तो ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसको H2SO4 बनाने का अभी हम पढ़ेंगे एसिड रेन में। तो नॉर्मली आप सबने एसिड रेन का नाम सुना होगा। एसिड रेन में क्या होता है कि जो भी व्हीकल से आपके या कोई भी फैक्ट्री से आपके क्या होते हैं, सल्फ़र जो है रिलीज होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जब आपके नेचर में ऑक्सीजन या वाटर के प्रेजेंस में मिलता है तो ये बनाता है आपका H2SO4 जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन नेचर से मिल जाता है, एयर से मिल जाता है, और H2O उसको रेन वाटर से मिल जाता है। तो यही जब बारिश होती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और यही बारिश जो है बारिश में आपके एसिड मिल जाते हैं, और ऐसे ही बारिश को हम लोग एसिड रेन कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। मीन्स आपके स्किन बर्न्स हो सकते हैं, आपको डिजीज़ हो सकती हैं, प्लांट जो हैं विल्ट हो सकते हैं, मर सकते हैं। एसिड रेन की वजह से आपका जो ताजमहल है वो देखो येलोइश हो गया, कोरोड होता है एक्चुअली, उनसे जो है वो क्या करते हैं, कोरोड करते हैं मार्बल्स वगैरह को। तो एसिड रेन का एक एग्जांपल आप यहाँ से समझ सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड्स। नाउ
रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ आपका मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है। तो नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके या तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या नॉर्मली मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स जो होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, मीन्स कहने का मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते वाटर के साथ, तो वो पहले मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं या तो वो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ। तो मैंने आपको बताया सोडियम और पोटासियम बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो इसके साथ साथ हाँ एक चीज़ है क्या, इसके साथ साथ आपके जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। कैसे लिबरेट करते हैं इसको हम केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया कि मेटल या तो ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इसके साथ साथ वो क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। लिबरेट करने का मतलब क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, सोडियम जो है और पोटासियम जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसीलिए इनको क्या कहता है कि वाटर में स्टोर करके नहीं रखते, इनको हम क्या करते हैं कि केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये इतने रिएक्टिव होते हैं, इनका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जिनकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन जो लिबरेट होता है उनमें आग लग सकता है। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस जो होते हैं उनमें आग लग जाती है। इसीलिए अगर आप पानी में डालोगे सोडियम को तो देखना उनमें आग लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको केरोसिन वायर में रखा जाता है। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई सोडियम एंड पोटासियम आर केप्ट इन केरोसिन वायर, तो आपको आंसर देना है बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव इन ओपन नेचर, दे रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, दैट्स वाई दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। नाउ सिल्वर, गोल्ड और कॉपर ये आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो या तो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या वो रिएक्ट ही नहीं करते। नॉन मेटल्स नॉर्मली आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर आप वाटर में नॉन मेटल डाल दो सिर्फ तो वो आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप पानी में कोयला डाल दो, रिएक्शन होगा नहीं। आपके पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, आपने पढ़ा है ना कि पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है जिससे फिश वगैरह सांस लेती है, तो क्या वो रिएक्शन करते हैं? नहीं करते। तो यही नेचर ने क्या किया, खुद को समझे एक तरह से अडेप्ट किया है। अगर मान लो कि ऑक्सीजन वाटर में रिएक्ट करने लगता तो क्या ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व रह पाता? नहीं। तो क्या मछलियाँ वगैरह या जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, क्या वो ज़िंदा रह पाते? नहीं। तो ये देखो नेचर ने खुद में ही कैसे खुद को इवॉल्व किया है। इसके बाद आते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स। ठीक है, मेटल जो है एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नॉर्मली ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिजॉल्व कर मतलब डिस्प्लेस कर देते हैं और उनके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देखो, जिंक Zn को जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया तो ये क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है। मतलब जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद अपनी जगह पे आ गया। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और क्या क्या अपना सॉल्ट बना ले, इसको हम लोग कहते हैं जिंक क्लोराइड। और इसके साथ जो ये हाइड्रोजन था वो क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये जो हम Zn और HCl लिखते हैं ये किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। इनको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिनमें हम केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इक्वेशन या सिंबल्स के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स नॉर्मली आपके एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, फिर आता है आपका रिएक्शन विथ बेसिस। जो बेस के साथ आपके जो मेटल्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि आपका एल्युमिनियम, जिंक और लीड। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जैसे कि आपका मान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सब के साथ क्या करता है आपका ये रिएक्ट करता है और इन क्या करता है कि अपना मेटलिक सॉल्ट बनाता है। वो मेटल जो है उसके साथ सॉल्ट बनाता है और इनके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करता है। ये चीज़ ध्यान देना कि मेटल्स जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, लेकिन वही जो नॉन मेटल्स होते हैं
वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही कम्प्लेक्स होता है। ये चीज़ें आप आगे चल के सीखोगे, अभी यहाँ पे नहीं, मतलब इस लेवल पे ये अभी समझना मुश्किल है। लेकिन बस आप डिफरेंस के रूप में इतना समझ लो कि जो नॉन मेटल होते हैं बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। ठीक है, मेटल क्या करेगा कि जब भी रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, लेकिन नॉन मेटल्स आपके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। अब एक तरह का आपका रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके नाम से ही लगता है कि किसमें क्या करते हैं कि डिस्प्लेस कर देता है। तो द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ रिएक्टिव एलिमेंट, या एक तरह से कह लो कि रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल या कंपाउंड या एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मीन्स किसी भी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, वैसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप समझो कि आपने किसी, आपके बीच में आपका कोई राम है, राम के साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, आपने बॉन्ड बना के रखा है। अब कोई एक बुरे किस्म का लड़का आ गया, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, उसने क्या किया कि आपको डिस्प्लेस करके बेंच से हटाकर वो राम के साथ बैठ गया। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि आयरन जो है, आपने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी किया होगा। आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया होगा, आपने एक रिएक्शन देखा होगा जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। इसमें जब आयरन को डालते हैं, आयरन का कोई नेल अगर डालते हैं, तो इसमें देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो नेल के ऊपर है, ये कुछ प्रेसिपिटेट सा ऐसे जमा होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होता है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा कि इसके सॉल्ट से, कॉपर सल्फेट के सॉल्ट से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद अपना रिएक्शन, मतलब अपना कंपाउंड बना लेगा। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर हम कैसे पता करेंगे कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, या जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये कैसे पता करेंगे? तो इसका पता करने कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कि पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका पता करने का एक सीरीज आती है जिनको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि मेटल को उनकी एक्टिविटी के आधार पर, रिएक्टिविटी के आधार पर हम उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, जब हम उनको अरेंज करते हैं, तो ऐसे ही सीरीज को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। यहाँ पे जी छिप गया है, ठीक है। तो अ सीरीज मेड बाय अरेंजिंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी कहने का मतलब क्या होगा कि ऐसे सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा, टॉप पे होगा, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे ऊपर आपका पोटासियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, फिर लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब इतने सबको कैसे याद रखें, इन सबको कैसे याद रखें? तो इनका याद करने का एक ट्रिक है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स से आप क्या कर सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हो कि पी से पोटासियम, एस से सोडियम, सी ए से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, सी से कार्बन, जी से जिंक। तो ये एक तरीका है जिनकी वजह से आप कह सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो। अब जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा आयरन को जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं, तो अब देखो आयरन जो है यहाँ पर आता है और कॉपर आपका यहाँ पे है। तो इससे जाहिर सी पता है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। डेट्स वाई क्या करता है कि कॉपर जो है, सॉरी जिंक जो है, आपका जिंक हो गया या आयरन हो गया, वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कॉपर जो है वो FeSO4 को अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आगे रिएक्शन होगा कि कॉपर FeSO4 को डिस्प्लेस कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कॉपर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है। अब आता है हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। हाइड्रोजन का क्या फ़ायदा है? तो नॉर्मली आप सबको पता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें आपका हाइड्रोजन होता है। तो जो भी मेटल आपके हाइड्रोजन के मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, वो अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो वो क्या करेंगे, आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे कि आप एक रिएक्शन देखो, हाँ, जिंक को अगर हम
हमेशा रिएक्शन के नीचे आप जो है उनका नाम लिखना। जिंक, ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड जो है उसके साथ साथ अब इसमें क्या किया, जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन को HCl से डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस के रूप फॉर्म में क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा। अब इसके यूजेज क्या क्या हैं, तो नॉर्मली मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेज हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा कि केमिकल रिएक्शंस हमने देखे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने बेसिक क्या देखे, मैंने आपको पहले ही समझाया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उनके केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो प्रॉपर्टीज़ जो है कैसे रिएक्ट करना, वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब इनके यूजेज, मेटल्स के यूजेज आपको पता है, मेटल्स में सबसे पहले जो आयरन जो होता है, आयरन अगर आपने चाहो तो नज़र दौड़ाओ तो बहुत से ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, चीज़ें मिलेंगी जो आयरन के बने हुए होते हैं। जैसे कि जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं आपके, रड से लेके आप जो भी रूफ वगैरह में आपके लगे हुए होते हैं, वो सारे आपके बिल्डिंग मटेरियल में आपका क्या होता है, मेटल्स का, आयरन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ पिन से एक मेटल, वो पिन जो आप लगाते हो स्टेपलर वगैरह में करते हो, या छोटे जो नीडल वाले जैसे पिन आते हैं आपके, पेपर पिन आते हैं, वहाँ से लेके ट्रेन तक, छोटा सा पिन से लेके इतने बड़े ट्रेन तक आपका क्या होता है, आयरन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ एल्युमिनियम का यूज किया जाता है एरोप्लेन की बॉडी बनाने में। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एरोप्लेन की बॉडी एल्युमिनियम की बनाई जाती है क्यों, या आपसे ये भी पूछ लेंगे कि एरोप्लेन की बॉडी किन से बनाई जाती है। तो एल्युमिनियम जो होते हैं वो हल्के होते हैं, और इनके साथ साथ वो मेटल है तो हार्ड भी होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि अब एरोप्लेन को ऊपर उड़ना है तो डैट्स वाई उनको हल्का होना होगा, इसीलिए क्या कहते हैं कि उनकी बॉडी को एल्युमिनियम का बनाया जाता है। इसके साथ साथ एल्युमिनियम जो होता है उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, तो उनके वायर्स भी बनाए जाते हैं। कॉपर के आपके यूटेंसिल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसके साथ साथ वायर्स बनाए जाते हैं। तो मोस्टली जो कॉपर का यूज़ होता है वो तार बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज़ होता है। जिंक का यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन में। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो नॉर्मली आपको एक टर्म पता होना चाहिए, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग जो है एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है जिसमें आयरन के साथ आपका ऑक्सीजन और थोड़े से वाटर रिएक्ट करके आपके क्या बनाते हैं, Fe2O3 इंटू 7 या H2O या कुछ भी, यहाँ पे नंबर जो है वो डिफाइन नहीं हो सकता, वो 10H2O भी हो सकता है, एक्चुअली XH2O लिखते हैं। तो ये कहलाता है फेरस ऑक्साइड आपका हेप्टाहेड्रेट। तो ये जो होता है इसी को रस्ट कहते हैं। जब आपके आयरन में वाटर और ऑक्सीजन मिलता है तो धीरे धीरे देखोगे उनमें क्या होता है, ब्राउनिश कलर का क्या होता है, सब्सटेंस बनने लगता है, जिनको हम लोग कहते हैं रस्ट, जंग लगना। तो इन्हीं से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिंक, किसी भी मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। नॉर्मली जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ऐसे अभी मैंने आपको समझाया ना कि बहुत से ऐसे मेटल होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं आपके वाटर और ऑक्सीजन के साथ। तो आपका जो ऑक्सीजन है मतलब जिंक है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो और ऑक्सीजन के साथ मोस्टली, तो वो क्या करते हैं कि हम मेटल के ऊपर जैसे आयरन वगैरह जिनमें रस्टिंग वगैरह होता है तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। उसी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसी परत चढ़ाने के प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। एक्चुअली जो उनका टर्म होता है उनको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है। रस्टिंग हमने समझ लिया। रस्टिंग क्या होता है कि जब आपके कोई भी मेटल्स ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है, उनमें रस्टिंग होती है। तो रस्टिंग क्या है कि अपीयरेंस ऑफ ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, इट्स कॉल्ड रस्टिंग। कि व्हेन एंड, इसको दूसरे तरीके से बोले तो व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू गिव या टू प्रोड्यूस ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट, इट्स कॉल्ड रस्टिंग। वैसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। इनमें क्या होता है कि आपको जैसे मैंने समझाया कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर आपके फेरस ऑक्साइड, और एक्चुअली इनका नंबर वाटर का नंबर घट बढ़ सकता है, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो उनके आधार पर।
तो इन्हीं को हम कहते हैं रस्टिंग। इनसे रस्टिंग्स को बचाने का आपके तरीके आपने पढ़े होंगे कि रस्टिंग को बचाने का तरीका क्या है। या तो आप उनको पेंट कर दो या उनको आप क्या करो, रब कर दो। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक टर्म होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप ऐसे मेटल जो जो जिनमें रस्ट हो सकता है उनके ऊपर आप क्या करो, ऐसे मेटल के प्रोडक्ट चढ़ा दो जो जनरली क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। तो इनका यूज किया जाता है ज्वेलरी वगैरह बनाने में, जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, नॉर्मल मेटल के ऊपर गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग कर देते हैं। जैसे चम्मच वगैरह होता है, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे चांदी के चम्मच वगैरह देखते होगे आप कल, जो उनके ऊपर क्या करते हैं कि चांदी की प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है। इसी तरीके में एक आता है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, स्पेसिफिक है कि वो जिंक की प्लेटिंग को ही हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इनसे क्या होता है कि हमारा मेटल जो है रस्ट से बच जाता है। ठीक है बच्चे, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद आता है आपका सोडियम। आप सबको पता है सोडियम क्लोराइड जो है सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, तो आपका ये कॉमन सॉल्ट में यूज किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर जो है ये आपका यूज किया जाता है ज्वेलरी में। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन गोल्ड मेकिंग ज्वेलरी। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहला या तो ये तो लस्ट्रस होते हैं, दूसरा ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनके पतले पतले वो बना सकते हो आप। इसके साथ साथ आप मेलिएबल भी लिख सकते हो। इन सब की प्रॉपर्टी के आधार पर क्या होता है, इनका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। इसके साथ साथ आप जो भी मिरर देखते हो, मिरर के पीछे का जो वो होते हैं, ग्लास को अगर आपको मिरर बनाना है तो उनमें हम क्या करते हैं, सिल्वर की वो कर देते हैं, सिल्वर का सरफेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सिल्वर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। नॉर्मली जो आपके घर में जो आईना वगैरह होता है वो तो ग्लास का बना होता है, और आपको पता है ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर उसको मिरर बनाना है तो हम पीछे क्या कर देते हैं, सिल्वर की पॉलिशिंग कर देते हैं। तो सिल्वर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो एक ग्लास जो है वो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। नाउ नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन आप जानते ही हो। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ यूज़ होता है आप सबको पता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके साथ नाइट्रोजन, नॉर्मली नाइट्रोजन जो है प्लांट्स, आपके नाइट्रोजन एज ए फर्टिलाइज़र में आपके नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। आपके बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सारे आपके नाइट्रोजन से बने हुए हैं। इसके साथ साथ कार्बन भी आप लिख सकते हो, कार्बन का क्या यूज है। कार्बन, जितने भी आपके बॉडी के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सेलुलोज आपका हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारा जो है आपका कार्बन का बना होता है। आप जब 10th क्लास में जाओगे तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके एक पूरा चैप्टर ही होता है कार्बन के ऊपर। क्लोरीन का यूज आप जानते हो ही, क्लोरीन जो है नॉर्मली आपके वाटर प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ फॉस्फोरस, जितने भी आपके क्रैकर्स वगैरह बनते हैं, एक्सप्लोजिव वगैरह बनते हैं, इनमें आपका फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। आयोडीन, एंटीसेप्टिक में आयोडीन का यूज किया जाता है। इनका जो काम होता है वो जितने भी माइक्रोबियल एक्टिविटी को क्या करता है, ये रोकता है। तो एंटी आयोडीन में क्या किया जाता है, आयोडीन का यूज एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आपको अगर बुक्स में और भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिकैप्चुलेट करते हैं कि हमने पढ़ा कि नॉर्मली हमारे नेचर में कोई भी चीज़ बेसिक जो होता है एलिमेंट्स से बने होते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग हिंदी में तत्व कहते हैं। और आप सबको पता है कि हिंदू मैथोलॉजी में पंच तत्व कहा जाता है ना, कि हमारे बॉडी पंच तत्व से बना हुआ है। समझो हम तब से तत्व की बात करते हैं। तो नॉर्मली आज तक टिल डेट लगभग आपके 118 जो है एलिमेंट ढूंढेंगे, जिसमें 95 मेटल्स, 17 नॉन मेटल्स और 6 मेटोलाइट्स हैं। मेटोलाइट्स आपको पता है कि मेटोलाइट्स क्या होते हैं, आपके ऐसे सब्सटेंस जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज रखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं वो कैटायन होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं एनायन होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज हमेशा बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिसमें हमने फिजिकल स्टेट पढ़े, कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े। हाँ, एक बच्चे ध्यान रखना, आप हर एग्जाम्पल्स के एक्सेप्शन के एग्जाम्पल्स आप याद रखना। लस्ट्रस पढ़ा हमने कि कौन से सब्सटेंस लस्ट्रस होते हैं, कौन से नॉन लस्ट्रस होते हैं, कौन से डक्टाइल होते हैं, कौन से नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल डक्टाइल होता है, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होता है। मेलिएबिलिटी पढ़ा हमने, मेलिएबिलिटी क्या होती है, कि कैसे हम उनको पीट के उनकी पतली सीट्स बना सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सोनोरिटी क्या होता है, आवाज़ किससे निकलती है। फिर हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी,
जिनमें हमने केमिकल रिएक्शन पढ़े ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, और हमने ये भी देखा कि कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और उनका फ़ायदा क्या है। तो देखो, नॉर्मली जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनका फ़ायदा क्या है? तो इससे फ़ायदा है कि ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है और वो मछलियाँ वगैरह उनको ले सकती हैं। रिएक्ट करते हैं तो मछलियाँ क्या उनको ले सकती हैं? नहीं ले सकती। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि कुछ जो मेटल रिएक्ट नहीं करते, इनका यूज हम करते हैं रस्टिंग से बचाने के लिए। हमने एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ा, बेस के साथ रिएक्शन पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े, उनके साथ साथ हमने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज, और नॉर्मल हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। अब तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है तो आप बता सकते हो। इसके बाद हमने पढ़ा रस्टिंग, पढ़ा कि रस्टिंग क्या होता है। तो रस्टिंग में हमने पढ़ा कि रस्ट जो होता है वो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जब आपके कोई भी मेटल ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ठीक है। और रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक ब्राउनिश कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है, कंपाउंड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट कहते हैं। और इनसे बचा कैसे जाए? तो इनके से बचने के तरीके हैं कि उनको रब किया करो, उनकी पेंटिंग करते हैं हम, जिनसे ऑक्सीजन उनके टच में ना आए। इसके साथ हम ग्रीस वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, ऑयल वगैरह लगाते रहते हैं। तो इनसे क्या हो कि मेनली हम ऑक्सीजन या वाटर के, जैसे आप ऑयल वगैरह लगाते हो तो इससे क्या होता है, वाटर आपसे कंटेक्ट में नहीं आ पाता। इसके साथ आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से क्या होगा कि किसी ऐसे मेटल की परत चढ़ा दो जो रिएक्ट ही ना करे, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा कि यूजेस पढ़े, जिसमें हमने एक पढ़ा जिंक, जो गैल्वेनाइजेशन हमने पढ़ा। तो अगर हम जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, तो इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है मेटल के ऊपर, लेकिन स्पेसिफिक जिंक, ठीक है। तो जिंक की प्लेटिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि नॉन मेटल्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से हम ये हमारा चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स ख़त्म होता है। Please like and subscribe for further updates.